आज की कहानी है सयानी बुआ जी। यह कहानी हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी द्वारा रचित है। आओ शुरू करते हैं कहानी। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वह इतनी व्यवस्था से होता है जैसे सब मशीनें हों जो कायदे में बंधी है, बिना रुकावट अपना काम किए चली जा रही है। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर 1 घंटे बाहर मैदान में टहलना होता। उसके बाद चाय दूध होता। उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठाना होता। भाई साहब भी तब अखबार और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते। 9 बजते ही नहाना शुरू होता। जो कपड़े बुआजी निकाल दे वही पहनने होते। फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ और खाकर काम कर जाओ। सयानी बुआ जी का नाम वास्तव में ही सयानी था, या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे। सो तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जितने भी उनके यहाँ नाम रखा है वह नामकरण विद्या का अवश्य ही पारखी रहा होगा। बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी और व्यवस्था की जितनी कायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल वे एक बार खरीदती थी वह तब तक इतनी छोटी न हो जाए कि उसकी पकड़ में भी ना आए, तब तक उससे काम लेती थी। क्या मजाल कि वह कभी खो जाए या बार बार नोक टूटकर समय से पहले ही समाप्त हो जाए। जो रबड़ उन्होंने 4वीं कक्षा में खरीदी थी, उसे 9वीं कक्षा में आकर समाप्त किया। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई, और फिर बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक खुल मिल गई कि उससे अलग करके बुआ जी की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वो ससुराल में ही रहे, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना हराम हो जाएगा। ऐसे ही सयानी बुआ जी के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया तो कल्पना न कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं, पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर डांटा और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। सच में राजी तो क्या कर लिया, समझ लीजिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर दिया, और भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुँची। मैं संदेह नहीं था कि बुआ जी ने बड़ा ही स्वागत किया, पर बचपन से ही उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मन पर छाया हुआ था, उसमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया मैं जान ही ना पाई। हाँ, बुआ जी के पति जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्षीय उनकी पुत्री अनु। घर के इस नीरस और यंत्र चलित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा और कितने अपने आप को काटना छाटना पड़ा, यह मेरा अंतर्यामी ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता है अनु पर। वह इस नन्ही सी उम्र में भी प्रौढ़ हो गई थी। न बच्चों का सा उल्लास, न कोई चलचलाहट, एक अज्ञात भय से वह घिरी रहती थी। घर के इस वातावरण में भी कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। यूँ बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे, आज भी ज्यों के त्यों थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। बेसारे बर्तन स्वयं खड़ी होकर साफ करवाती थी। क्या मजाल कि कोई एक चीज भी तोड़ दे। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी। उस छोटे सी छोरे की उन्होंने इस कसूर पर बहुत ही पिटाई की। तोड़ फोड़ से तो उन्हें सख्त नफरत है। यह बात उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। उन्हें बड़ा गर्व था अपनी इस सुव्यवस्था का। वे अक्सर भाई साहब से कहा करते थे कि यदि वे घर में न आती तो न जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती कि चाहे जो भी हाल होता,
हम सब मिट्टी के पुतले न होकर कम से कम इंसान तो अवश्य ही होते। बुआजी की अत्यधिकता और सतर्कता के खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद अन्नू को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचार करने कराने में पूरा महीना बीत गया, पर उनका बुखार न उतरा। बुआजी की परेशानी का पार नहीं। अन्नू एकदम पीली पड़ गई। उसे देखकर मुझे लगता मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआजी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं, जो उसे ग्रसते जा रहे हैं। वह उनसे पीड़ित होकर भी भय के मारे कुछ कह नहीं सकती थी, बस सूखी रहती थी। आखिर डॉक्टर ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाओ और जितना अधिक उसे प्रसन्न रख सको रखो। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है। पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआजी के रहते यह संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा नहीं चल सकती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रखी थी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआजी ने सुना तो बहुत ही आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वे कर नहीं सकी, सो मन मारकर वहीं रह गई। जोर शोर से अन्नू के पहाड़ जाने की तैयारी शुरू हुई। पहले दोनों के कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, मोजों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामानों की लिस्ट बनी, बर्तनों की लिस्ट बनी। हर चीज़ रखते समय वे भाई साहब को सख्त हिदायत देती थी कि एक भी चीज़ खोनी नहीं चाहिए। देखो यह फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपये में मैंने इसकी सिलाई दी थी। यह प्याले मत तोड़ देना, वरना 50 रुपये का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास को तुम तुझे समझते हो, इसकी परवाह ही नहीं करोगे, पर देखो यह 15 बरस से मेरे पास और कहीं खरोच तक नहीं है, तोड़ दिया तो ठीक नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अन्नू पर आई। वह किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मेनू बना दिया, कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ सुनिश्चित कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआजी ने उन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारी अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेगी। सब कह चुकी, जो जरा अद्र स्वर में बोली, कुछ अपना भी ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। हिदायत की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे, मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ, बिना भूले रोज़ एक चिट्ठी डाल देना। आखिर वह क्षण आ ही गया जब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआजी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता से ही उनकी कोमलता भी छुपी है। जब तक तांगा दिखाई दे रहा था वे उसे देखती रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर पड़ी रही, पर दूसरे ही दिन से घर फिर वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था, जिसमें अन्नू की तबीयत का समाचार रहते थे। बुआजी को रोज एक पत्र लिखती थी, जिसे अपनी उन मौखिक हिदायतों की लिखित रूप में दोहरा दिया जाए। पत्रों की तारीख में अंतर रहता तो बात शायद सबसे वही रहती। मेरे जो मन में आता कि कहूँ तो, बुआजी को रोज़ पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हो? भाई साहब को लिख दीजिए कि एक पत्र गत्ते पर चिपका कर पलंग के सामने टांग ले और रोज़ सवेरे उठकर पढ़ लिया करें। पर इतना साहस न था कि यह बात कह सकूं। करीब 1 महीने बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआजी बड़ी ही चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ स्थिर सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआजी की चिंता का पार न रहा। रात को वे मेरे कमरे में आकर सोई, पर सारी रात दुर्स्वप्न देखती रही और रोती रही, मानो उनका वर्षों से जमा हुआ नारित्व पिघल पड़ा था और अपने पूरे वेग के साथ बह रहा था। वे बार बार कहती थी कि उन्होंने स्वप्न में देखा कि भाई साहब अकेले चले जा रहे हैं और अन्नू साथ नहीं, और उनकी आंखें भी लाल हैं, और वे फूट फूट कर रो पड़ी। मैं तरह तरह से उन्हें आश्वासन देती रही, पर बस वे तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं।
मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल से, कुछ बुआ जी की यह दशा देखकर बड़ा ही दुखी हो रहा था। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़े ही व्यवस्था से कांपते हुए हाथों से उन्होंने खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुंह की ओर देख रही थी कि एकाएक पत्र फेंक कर सिर पीटकर बुआ जी चीख चीख कर रो पड़ी। मैं थक से रह गई। आगे कुछ सोचने का साहस ही ना होता था। आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम रही थी। तो क्या अब अन्नू सचमुच ही संसार में नहीं है? यह सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता कि किस प्रकार तुम्हें यह पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें यह दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, तुम इस चोट का धैर्यपूर्वक साहस लेना। जीवन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहसपूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। यह संसार नश्वर है, जो बना है वह एक दिन मिट ही जाएगा। शायद इस तथ्य को सामने रखकर हमारे यहाँ कहा गया है कि संसार की मोह माया से रहना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतों के और अपने सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहूँ। यह सब कुछ मेरे ही हाथों होना था। आंसू भारी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट से अस्पष्टतर होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने जीवन में यह पहला अवसर था जब मैं इस प्रकार की मृत्यु का समाचार पढ़ रही थी। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपये वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है और शीघ्र ही सब लोग रवाना होने वाले हैं। 1 मिनट तक मैं हतबुद्ध खड़ी रही। समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो गया। यह दूसरा सदमा था। जो ही कुछ समझी, मैं जोर जोर से हंस पड़ी। किस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया, वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकती। पर वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह पीटने वाली बुआ जी 50 रुपये वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी। दिल खोल कर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। धन्यवाद।